चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेविटेशन। सबसे पहले सभी को हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, माई सेल्फ अंकित सिंह। आज मैं आपका जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, ठीक है, उसको क्या करूँगा, कवर करूँगा। तो बात करते हैं अगर ग्रेविटेशन के बारे में। अगर हम बात करें अपने ग्रेविटेशन के बारे में तो लिखा है एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मान लो कि यहाँ पे हमारी एक कोई बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि ग्रेविटेशन का खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ने किया था। ये पेड़ देख रहे हैं ना, न्यूटन साहब के सर पे ये जो एप्पल है वो गिरा। फिर उन्होंने कहा कि भाई एप्पल गिर क्यों रहा है? फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इसके पीछे पड़ताल स्टार्ट किया और पता चला ये न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? तो कहता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। आपको नहीं समझ में आएगा, आप इस प्रकार से समझिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो कोई ऑब्जेक्ट है। एक मिनट, मैं ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बना लेता हूँ अच्छा सा ताकि आपको समझ में आए। हाँ, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक मिनट थोड़ा सा मिटा दे। हाँ, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी इसका कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, सेंटर होगा। इसका कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो क्या है, डिस्टेंस है, वो मान लेते हैं कि हमारा कितना है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, हम मान लेते हैं वो आर है। क्या है? आर है। क्या है? आर है। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ मास होगा। इसका मास m1, इसका मास कितना होगा, m2 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, यानी फोर्स जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m1 वन इंटू M2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास क्या है हमारे पास, एक का मास है हमारे पास क्या, एक का मास है m1। ठीक है, एक का मास है हमारे पास m1, एक का मास है हमारे पास m2। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में कितना होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा इक्वेशन था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। फिर था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये हमारा इक्वेशन सेकंड था। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई r² मिलेगा। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला। अब ये g क्या है, तो g को हम क्या कहते हैं, आपको भी पता है g को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू जो होता है, ठीक है, ये अभी जो हमने फाइंड किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। ठीक है, जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो अगर हम बात करें जी की वैल्यू की, तो जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg², इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो हर जगह क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आई थिंक आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा जो है वो कहता है कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है। अब आप बताइए ग्रेविटी क्या होता है। कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। धरती भी तो अपने तरफ खींचता है हर ऑब्जेक्ट को, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। उसके बाद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये धरती की तरफ गिर रहा है, तो गिर रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। बट इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, फ्री फॉल, कब, फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम खुला, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो उस समय हम उसके एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल जी से किया जाता है, ठीक है। इसका कितना वैल्यू होता है, 9.8, जी का कितना वैल्यू होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी इसको अप्रॉक्स में कितना मान लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। कह रहा है कि जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। चाहे अब देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को ऐसे समझिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो अगर हम इतने बड़े ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, या फिर इतने छोटे ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, या फिर बिल्कुल ही छोटे ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, तो इनमें जो जी होगा, इनमें जो जी होगा, इसका जी, इसका जी और इसका जी, इसी इसका इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि चाहे कितना भी बड़ा मास का ऑब्जेक्ट हो, चाहे किसी भी साइज का ऑब्जेक्ट हो, जी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। याद रखिए कंडीशन तब जब फ्री फॉल हो, क्या हो, फ्री फॉल हो। फ्री फॉल मतलब एकदम कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या है ना, नहीं लगे, एकदम छोड़ दिया जाए, ऐसे हम इसको पकड़े और छोड़ दिए, ठीक है। तो हमारा क्या लगेगा, जी लगेगा, और जी सब में क्या लगेगा, सेम लगेगा। कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग अप्रॉक्स में कितना मानते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है जी का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल पे होता है। कहाँ होता है, पोल पे। पोल मतलब समझ रहे हैं ना, ये हमारा, एक मिनट, शायद नेक्स्ट पेज में मैंने आपका, हाँ मैंने आपका ये दिखा दिया है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, जी का जो मान होता है, ठीक है, जी का जो मान होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल पे। पोल मतलब समझ रहे हैं ना, पोल मतलब ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, समझ में आया। तो यहाँ पे जी का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। जी इज मैक्सिमम, जी इज मैक्सिमम, समझ में आया। और इक्वेटर, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, यहाँ पे क्या होता है, जी इज मिनिमम, जे इज मिनिमम। जी का मान सबसे ज़्यादा क्या होता है, कम होता है इक्वेटर पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होता है, ठीक है। वह यहाँ पे लिखा गया है कि जी इज मिनिमम एट इक्वेटर और मैक्सिमम एट पोल। उसके बाद कहा गया कि जी डिक्रीजेज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। धरती के घूमने के कारण जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है। आप इस फिगर में क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो जो टॉपिक है वो है हमारा वेट ऑफ इन वेट
ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। अब लिफ्ट वाली सिचुएशन को समझिए। कह रहा है कि अब इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज मोर देन द ट्रू वेट। मान लीजिए कि आप किसी लिफ्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप किसी लिफ्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है, बैठे इन द सेंस खड़े हो, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। इस जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ जा रही है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो जो आपका वेट होगा ना, आपका वेट, मान लो कि आपका जो वेट है, ट्रू वेट है मान लो 55 kg, ठीक है। तो जो आपका अपेरेंट वेट होगा, अपेरेंट वेट इन द सेंस कि जो अब का वेट होगा वो आपका बढ़ जाएगा, हो सकता है 57 हो जाए। आया बात समझ में? अगर कहाँ जा रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, इफ लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन द अपेरेंट वेट। अब इसमें क्या होगा, जब ऊपर की तरफ जाती है तो वेट बढ़ जाता है, जब कभी भी लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो क्या हो जाता है, बॉडी का वेट क्या हो जाता है, घट जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक हमारे पास क्या है, लिफ्ट है। एक सिचुएशन इधर है कि ये जो लिफ्ट है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपका मान लो कि ट्रू वेट ट्रू वेट है मान लो 55 kg। कितना है? 55 kg। तो अब अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपका वेट कितना हो जाएगा? आपका वेट मान लेते हैं कि हो जाएगा हमारा 57 kg। कितना हो जाएगा? 57 kg। बट अगर वही वेट, अगर लिफ्ट वही क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, मान लेते हैं ये जो लिफ्ट है ये किधर जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो आपका ट्रू वेट अगर 55 kg है, अगर ट्रू वेट आपका 55 kg है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपका अब का वेट हो, जब वेट लिफ्ट नीचे आ रही है तो वो 52 kg का हो जाए, ठीक है। यानी वेरिएशंस देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। उसके बाद इसी में एक और सिचुएशन समझेंगे, ठीक है, इसी में एक और सिचुएशन समझेंगे। कह रहा है कि इफ द कॉर्ड ऑफ लिफ्ट ब्रेक। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में ये जो कॉर्ड होता है ना, ये जो कॉर्ड, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो कॉर्ड होता है ना, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो क्या होगा आपका? तो कह रहा है कि फ्री फॉल इन दिस सिचुएशन, तब आप फ्री फॉल करते हो। क्या करते हो? फ्री फॉल। तो जब भी कभी भी फ्री फॉल करोगे तो जी का वैल्यू कितना होगा? जी का वैल्यू कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब कभी भी आप फ्री फॉल करते हो तो सिचुएशन ऑफ द वेट ऑफ अ बॉडी इन द लाइफ नहीं, लिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, बिकम जीरो, एंड दिस सिचुएशन कल वेटलेसनेस। और तब आपका जो वेट होता है बॉडी का वो बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा पेज है इसमें भी कुछ इसी प्रकार का चीज़ें लिखी हुई है। जैसे हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। पहला लॉज है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलेप्ट्रिकल ऑर्बिट्स। सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट होंगे वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। और विद द सन बीइंग एट रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। और सन उनका एक क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा? फोकस होगा, ठीक है। दूसरा नियम है द पोजिशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद सन। जैसे इस चीज को ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, ऑर्बिट है। क्या है? इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है। यहाँ पे है हमारा सन। क्या है? सन। और यहाँ पे हमारा कोई प्लैनेट। क्या है? प्लैनेट। तो प्लैनेट टी टाइम में, मान लेते हैं टी टाइम में यहाँ से इतनी दूरी एरिया ट्रैवल करता है ना, ये एरिया ट्रैवल करता है। तो वही प्लैनेट अगर इसने ही टी टाइम में ही इतना एरिया जो ट्रैवल करेगा तो ये एरिया जो होगा वो इस एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। फिर तीसरा है
तीसरा जो नियम है हमारा वो कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक बार में रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, तो उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ सब मेजर एक्सिस के। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा लॉ हो गया केपलर्स का। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट आर द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती के चारों तरफ जो एक आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल कह सकते हैं जो बॉडी ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट। अब देखिए नेचुरल सैटेलाइट धरती के पास कितना है, अपना एक है। वो कौन है, हमारा मून। क्या है, मून। ठीक है। बट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम बात करें अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे होते हैं पोलर और एक हमारे होते हैं जियो स्टेशनरी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, पोलर क्या होते हैं और जियो स्टेशनरी क्या होते हैं। ठीक है, चल तो हम बात करते हैं अपने, हाँ चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट के बारे में। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, तो द स्पीड एट विच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, वैसा स्पीड जिस स्पीड से कोई भी जो सैटेलाइट होता है प्लैनेट के अलोंग मूव करता है, रिवॉल्व करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। अब ऑर्बिटल स्पीड क्या किस चीज़ पे डिपेंड होता है, किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट होता है, कहने का मतलब है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। देखो अब इसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि मान लो कि ये हमारा क्या है, अर्थ या फिर कोई प्लानिट है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या मूव कर रहा है, सैटेलाइट। क्या मूव कर रहा है, सैटेलाइट। ठीक है, तो चाहे ये कितना भी बड़ा हो, चाहे ये छोटा हो, चाहे ये इतना बड़ा हो, ठीक है, इसका स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में, प्रभाव किस पे पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है किस पे पड़ता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज क्या लिखा हुआ है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेजर विल बी द ऑर्बिटल स्पीड। इसके मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक प्लानेट है, एक मिनट, हाँ हमारा एक प्लानेट है, ठीक है, मान लेते हैं सन, एक ऑर्बिट इसका यहाँ पे है, एक ऑर्बिट यहाँ पे है। तो अब बताइए इस वाले ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट मूव करेगा वो जल्दी मूव करेगा, इस वाले में क्या लगाएगा, थोड़ा देरी लगाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट अपनी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। हालांकि जो ऑर्बिटल स्पीड होता है, जो धरती के नज़दीक में जो सैटेलाइट ट्रैवल करता है, वो कितना स्पीड होता है, 7.9, सोचो इतना स्पीड होता है, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतना स्पीड होता है एक सैटेलाइट का। ठीक है, यानी आंख झपका और एकदम 7.8 किलोमीटर तुम चले गए। ठीक है, इतना स्पीड। उसके बाद कह रहा है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, तो टाइम टेकन ऑफ अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये हमारा क्या है, प्लानिट है, क्या है, प्लानिट है, तो और इसका एक सैटेलाइट है, क्या है, सैटेलाइट है, ये है हमारा सैटेलाइट। ठीक है, तो ये यहाँ से चल के फिर से घूम के यहीं पे आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारा जो है वो कह रहा है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ऑर्बिट का सरकमफेरेंस
बाई ऑर्बिटल स्पीड हम करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। कह रहा है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द स्पेस सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेटर द हाइट मोर विल द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि जितना ही हाइट पे होगा, जितना ही हाइट पे होगा, जैसे मान लो कि ये एक प्लानिट है, ठीक है, ये एक प्लानिट है, एक सैटेलाइट बिल्कुल यहाँ पे मूव कर रहा है, इसके एक सैटेलाइट बिल्कुल थोड़ा दूर मूव कर रहा है, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका ज़्यादा होगा, तो जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होगा वो जल्दी कवर, अभी तो हमने पढ़ा कि रेडियस का भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ऑर्बिटल स्पीड पे, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, बेसिकली वही तो है, ठीक है, जितना ज़्यादा दूर होगा धरती से या फिर किसी भी प्लैनेट से, उसका स्पीड क्या होगा, उतना ही कम होगा, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंडेंट ऑन इट्स मास, पीरियड ऑफ सैटेलाइट इंडिपेंडेंट होता है मास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही था कि मास चाहे छोटा सैटेलाइट हो चाहे बड़ा सैटेलाइट हो, उसके स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्लानिटरी सैटेलाइट के बारे में, ठीक है, प्लानिटरी सैटेलाइट या फिर इसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं। पोलर सैटेलाइट का मतलब होता है, देखो इसमें फिगर में दिखाया गया है, देखो ये जो होता है पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट का मतलब होता है जो पोल्स के अकॉर्डिंग चले, पोल्स के अकॉर्डिंग मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को केवल क्या करे, घूमे, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोलर सैटेलाइट, क्या कहेंगे, पोलर सैटेलाइट। बट जो इस तरह घूमता है, जो रोटेशन रेवोल्यूशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इसी को कहा जाता है पार्किंग सैटेलाइट, क्या बोला जाता है, पार्किंग ऑर्बिट या फिर पार्किंग सैटेलाइट। दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं धरती के कितने ऊपर उड़ते हैं, 36,000, कितने ऊपर, 36,000 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं, समझ में आया। द ऑर्बिट ऑफ जियो सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, और इसके ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो हमारा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि हमने बताया कि यह धरती के इक्वेटर की तरफ घूमता है, ठीक है, ये धरती की क्या घूमता है, इक्वेटर की तरफ घूमता है। अब बहुत अच्छा एक टर्म है एस्केप वेलोसिटी, क्या है, एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है समझिए, एस्केप वेलोसिटी ये होता क्या है, ठीक है, कह रहा है कि द मिनिमम वेलोसिटी विथ अ बॉडी अप शुड बी प्रोजेक्टेड द सरफेस ऑफ अर्थ एज इट गोस आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने के लिए जो वेलोसिटी लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। आप इस चीज़ को इस फिगर से समझिए, अगर हम फिगर को जूम आउट करें, ठीक है, अगर हम फिगर को जूम आउट करें तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि जो भी सैटेलाइट्स होते हैं सबसे पहले वो स्लो मूवमेंट किए, फिर हल्का फास्ट हुआ, फिर और ऑर्बिटल वेलोसिटी को पकड़ा और एकदम उठा के क्या हो गया, फेंक दिया इधर, समझ में आया। इसी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, यानी थोड़ा सा स्लो, फास्ट, फास्टर, और एकदम उठा क्या कर दिया, फेंक दिया इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इसमें कुछ टर्म्स दिए गए, जैसे कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट, मास पे कोई डिपेंड नहीं होता, शेप पे डिपेंड नहीं होता, साइज पे डिपेंड नहीं होता। एस्केप वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, बट वही मून के लिए देखो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, कमेंट कर देना इस वीडियो में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करो, शेयर करो। ये हम किस चीज़ की बैच कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। हालांकि जो क्लास 9th और 10th वाले हैं, क्लास 9th एंड 10th वाले हैं, ठीक है, वो भी इन सब टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।